मैंने कहा चाहे प्राण निकल जाए पर मैं नाम नहीं बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा। तो मोदी जी की आपकी दोस्ती जब से? हाँ, तब से। पहली बार मिलना कब हुआ? तभी इमरजेंसी में, जब मैं सामग्री लेने अहमदाबाद गया था। आपके साथ यातनाएं? बहुत भयंकर, पकड़ लिया, मारा पीटा, बेहोश हो गए, पेड़ में लटका देते थे, नाखून खींच लिए, गोदाम में पेट्रोल डाल दिया, लड़ लिया थानेदार से इस गरीब की, ये बकरा बकरी चले गए, बताओ कब तक बरामद करोगे। ये बकरे को काट के खा गया पूरा थाना, बकरी चोर को पकड़ा गया। एक फैक्ट्री का भी कोई आंदोलन था क्या? हम पे लाठीचार्ज ऐसा हुआ, मेरे को खोपड़ी पे मारा, मरा छोड़कर पुलिस चली गई। 1.5 महीने तक वहाँ बेहोश रहा। भैरव सिंह जी ने मेरे को कहा, डॉक्टर तेरे को और हरीश शर्मा को मुख्यमंत्री ने कह दिया बहुत आंदोलन करते हैं, उनको गोली छोड़ा दो। और उन्होंने डीआईजी इंटेलिजेंस को बुला के कहा अगर कुछ भी हो गया ना तो पूरे राजस्थान में आग लग जाएगी। करोड़लाल जी मीणा नहीं होते तो मुख्यमंत्री बन जाते। उसी सोच के साथ हम काम करते हैं। जो मुद्दे मैंने उठाए थे, एसआई का, पेपर लीक का, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, कुछ लोग बढ़ चढ़ के विरोधी दल के नेता जो बयान देते हैं, कई मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, उनके जेल के शिक्षा में सरकार को भेजना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने मंत्री पद क्यों त्यागा? सरकार को या मुख्यमंत्री को या संगठन को प्रेशर में लाने के लिए। तो भी एसटी एससी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो जनता को सड़क पर उतार कर बहका रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। डोटासरा भी एंट्री कर गए। गहलोत साहब, सीएमओ डोटासरा, वो मेरे निशाने पर रहे हैं। इस सरकार में आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है, कि करप्शन वाले मामले, एसआई में जो पेपर रद्द होना चाहिए? काम तो चल ही रहा है ना। तो मुख्यमंत्री बने हैं, वो नए नए हैं, थोड़ा उनको समय लगेगा, प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा। आरपीएससी राजस्थान की सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। राजकुमार रोत बीएपी पार्टी के सांसद बन चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। लोगों को गुमराह करके वोट लेके काम निकालना चाहते हैं। राजस्थान में उल्टा सरकार का नैरेटिव कैसे खराब हो रहा है? बीजेपी की सरकार है, क्राइम लगातार बढ़ रहा है। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेश जेठमलानी। खास पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर करोड़लाल मीणा, जो कि हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और सड़कों पर आंदोलन करते हैं और जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। और आपने हमारा बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। भारत रफ्तार के इस दफ्तर में पहली बार आने का मौका मिला और आपकी लोकप्रियता पहली रफ्तार में ज़्यादा है, वो दिनों दिन बढ़े, आपका रफ्तार हाई स्पीड से चले, इसकी शुभकामनाएं। करोड़लाल जी, ये हमने पॉडकास्ट का इनॉग्रेशन ही एक तरह से आपने किया। बहुत सुंदर है। पिंक सिटी जयपुर की थीम, राजस्थान का गौरवशाली अपना जयपुर, उस थीम पर आपने तैयार किया है। राजस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है, हेरिटेज लुक आपने दिए। और रणबांकुरों की धरती है, रणबांकुर की धरती, शक्ति की धरती, भक्ति की धरती, त्याग की धरती, महाराणा प्रताप की धरती और मीरा की भक्ति की धरती है। उस पर आप जो अपना इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना चैनल चला रहे हो, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, इस रणबांकुरों की धरती पर आपकी चर्चा भी बहुत है। आप भी रणबांकुर हैं, लगातार सिस्टम के खिलाफ, जो करप्शन के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं। ये जज्बा कहाँ से आता है डॉक्टर साहब? देखो, जज्बा कुछ तो जेनेटिक होता है और सबसे ज़्यादा जज्बा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शाखाएं चलाई हैं, जहाँ खेल खेल के राष्ट्रभक्ति के गीत गाए, जहाँ महापुरुषों के बारे में सुना है, पढ़ा है, वहीं से ये संस्कार मिले हैं, वहीं से जज्बा मिला है। हमने शिवाजी को पढ़ा है, हमने महाराणा प्रताप को पढ़ा है, हमने त्याग तपस्वी संतों की, महापुरुषों की और संघ की विचारधारा को पढ़ा है, जिसमें व्यक्ति में जज्बा दिया डाला जाता है, संस्कार डाला जाता है, काम करने का एक माहौल तैयार किया जाता है। एक युवा जो मेडिकल कॉलेज से निकलता है, वो अचानक से राजनीति में कैसे आया? ये लोगों के जहन में एक सवाल है। देखो, हम तो सदस्य 69 9वीं क्लास से संघ की शाखा में गए, तभी से संघ की शाखा चलाते थे और लगातार संघ की शाखा पे चलते रहे, विभिन्न पदों पर रहे। मेडिकल कॉलेज में भी देश की सबसे बड़ी शाखा में चलाता था। इमरजेंसी लग गई 75 में, मेरे को गिरफ्तार कर लिया और बड़ी यातनाएं दी।
उसके कारण मेरा एंटी कांग्रेस दिमाग बन गई, मानसिकता बन गई। स्टेट लीडरशिप ने उस समय भैरव सिंह जी थे, तय किया तो 1980 में चुनाव के मैदान में उतार दिया। इस मैंने सुना है आप स्कूटर चलाते थे उस वक्त कोई? हाँ, स्कूटर मोटरसाइकिल तो हम्म। उसी से तो काम करते तो थे। एक प्रचारक थे सोहन सिंह जी, उन्होंने आपको बुला के बोला चुनाव लड़ना है, आपने कहा चुनाव कैसे लड़ूंगा मैं? नहीं नहीं, सोहन सिंह जी ने नहीं कहा था, भैरव सिंह जी ने कहा था। अच्छा। मेरे को जानते थे क्योंकि मैं इमरजेंसी में रहा था, हम्म। और इमरजेंसी में जेल में इसलिए रहा, आपातकाल विरोधी सामग्री जितनी भी छपती थी हम्म। मोदी जी छपवाते थे, हम्म। अहमदाबाद से मैं लाके वितरित करता था। अच्छा। सफलतापूर्वक मैं 13 महीने तक बाद उसका वितरण करता रहा अपनी टीम के साथ। अंत में पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया, और जो यातनाएं दी, कहाँ से लाते हो, कौन बनाता था इसको, कौन प्रिंट कराता था, मैंने कहा चाहे प्राण निकल जाए पर मैं नाम नहीं बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा। तो मोदी जी की आपकी दोस्ती जब से? हाँ, तब से। पहली बार मिलना कब हुआ? तभी इमरजेंसी में, जब मैं सामग्री लेने अहमदाबाद गया था। उसके बाद जब सीएम बने? उसके बाद नहीं, उसके बाद यहाँ जब संगठन महामंत्री थे तो राजस्थान आया करते थे, तब संपर्क में मिले थे, केंद्रीय कार्यालय में मिलते थे। और सीएम बने उसके बाद 2 एक बार जाना हुआ। आपके कुछ, आप गुजरात चुनाव में भी गए लगातार? मैं चुनाव में तो नहीं गया, जिस समय गुजरात में आपदा आई थी उस दिन मैं राजस्थान में आपदा मंत्री था। तो 5 करोड़ का चेक अपनी सरकार की तरफ से, यहाँ वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, उनको भेंट करने के लिए गया था। एक उन्होंने जब सद्भावना मिशन चलाई थी, उस समय मैं पार्टी में नहीं था, निर्दलीय सांसद था, उन्होंने बुलाया था तो उसमें भी मैं गया था। एक बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी ने बुलाया था, तब गया था। तो मोदी जी से आपसे मतलब कोई व्यक्तिगत कभी बातचीत हुई हो? वो हमेशा आपको थप्पी देते हैं, ऐसी क्या लगाव है? मतलब व्यक्तिगत, पार्टी का तो था ही। तो वही है पुराना, ही नोज दैट आई एम डेडिकेटेड वर्कर, संघ का समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और परिश्रम हूँ, मेहनत करता हूँ, उनकी जानकारी में है। और इमरजेंसी के काले शासन में मैंने काली रातों में काम किया है। आप पकड़े गए? इमरजेंसी कब काल पकड़े गए इमरजेंसी में? मैं पकड़ा गया, 19 महीने इमरजेंसी रही थी, 13 महीने के बाद में पकड़ा गया, कहाँ पे पकड़े गए? बीकानेर में। फिर तो आपके साथ यातनाएं? बहुत भयंकर, उनका विवरण करूंगा तो सिहर जाओगे। ऐसा क्या मतलब, थोड़ा सा? पकड़ लिया, मारा पीटा, बेहोश हो गए, पेड़ में लटका देते थे, नाखून खींच लिए, गुदा में पेट्रोल डाल दिया, खाना नहीं देते थे। एक छोटे से कमरे में 8 जो गुंडे बैठे हुए थे उनके बीच में डाल दिया, मार मार पीट पीट के। बड़ा डॉक्टर साहब, क्रूर, निर्दयी अत्याचार किया था। तो फिर आपके परिवार ने कभी नहीं बोला कि आप ऐसे मैंने आंदोलन? बताया ही नहीं। अगर मैं परिवार को बता देता उस समय तो गरीब परिवार था, टूट जाता। मैंने उसको छुपा के रखा। तो जेल में रहे पूछा और नहीं जब ना? MBBS करके आ गया, जेल में भी बड़ी मेहरबानी हुई। मैं जेल में, अब चूंकि गिरफ्तार कर लिया था तो मैं वार्ड में मरीज देखने नहीं जा सकता था, कॉलेज में नहीं जा सकता था। तो जब मेरे को डीजे के वहाँ पेश किया तो उन्होंने मेरी हालत देख के, डीजे ने पूछा क्या परेशानी है, मैं सब पुलिस ने मारा पीटा है, तो उन्होंने मेरा मेडिकल कराया। तो और तुम्हें क्या दिक्कत है, मैंने सब, मेरे को इतनी सी परमिशन मिल जाए कि मेरे क्लासरूम में जाके मैं पढ़ लूँ और वार्ड में जाके पेशेंट देख लूँ, क्लिनिकल साइड से मैं कमज़ोर नहीं रह जाऊँ। पर उसमें कंडीशन ये हो कि पुलिस मेरे हथकड़ी नहीं लगाए, बाहर बेशक खड़ी रहे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस जज को कि उन्होंने आदेश दिया कि अस्पताल में रहेंगे, स्पेशल यूनिट में वो उनको भर्ती रखेंगे, वहीं से कॉलेज जाएंगे, वहीं से अस्पताल में जाएंगे और पुलिस हथकड़ी नहीं डालेंगे। डॉक्टरी कब तक किया आपने फिर? मैंने 78 में MBBS कर ली थी, 1980 में प्रैक्टिस पास हो गया था, 2 साल नौकरी की थी। कहाँ पे? गवर्नमेंट? सरकारी अस्पताल इसरदा, मेरे बगल के गांव खेड़ला, करौली, ऐसे। डॉक्टर साहब, अभी पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या मोदी जी हो, लगातार पर्यावरण की बात कर रहे हैं
और लगातार पेड़ लगाने की बात करें, कुछ जलवायु परिवर्तन, आप तो डॉक्टर है, ज़्यादा समझते हैं कि एक बड़ी समस्या है देश की। देश की मैं नहीं, दुनिया की। हाँ, दुनिया की बड़ी समस्या ग्लोबल है। वार्मिंग हो रही है और पूरे देश चिंतित हैं। ओजोन परत सुरक्षित रहे, पर्यावरण साफ रहे, और इस दृष्टि से मोदी जी ने ये संकल्प लिया है, एक पेड़ माँ के नाम। पूरे देश में अभियान हमारी जहाँ जहाँ सरकारें, संगठन है, वो चला रहे हैं। लेकिन इससे पहले 2006 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गुरु गोलवलकर के जन शताब्दी समारोह में पूरे देश में वृक्षारोपण किया था। तब से मैं वृक्षारोपण कर रहा हूँ और अब 3 लाख पेड़ जिंदे हैं 13 गांव में, 3 जिलों में। महुआ के बारे में लोगों ने मुझे बहुत बताया है कि महुआ में आपने अपने घर के आसपास बहुत पेड़ ना, घर नहीं, मेरे गांव और मेरे गांव से आसपास सटे 13 गांव में। अच्छा। आप कभी भी जाके देखो, मैंने पूरे गांव को वृक्षारोपण कर दिया है। तो साहब वो कौन सा किस्सा था, एक मतलब आप कहीं बता रहे थे कि मैं नेता बना, एक थाने में कोई हेजिटेशन हो रहा था, कोई वो तो क्या है कि दरअसल मैं एमएलए बन गया था। हमारे हरदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे, भैरव सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता थे। तो भैरव सिंह जी ने मेरे को कहा था, देखो तुम्हें आगे बढ़ना है राजनीति में तो ईमानदारी से काम करना, जनता के बीच रहना, कोई भ्रष्टाचार में मत डूब जाना। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के मंडावर थाने में एक गरीब था कलाल, जो रुई धुनता था, और उसके बकरी थी। उसके बकरे को चोर चोरी करके ले गए। तो मैंने कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर थाने पर पहुंच गया मंडावर पर। मैं लड़ लिया थानेदार से, इस गरीब की ये बकरा बकरी चले गए, बताओ कब तक बरामद करोगे। तो थानेदार ने कहा कि मैं 2 दिन में बरामद करूँगा। 2 दिन आपकी तरफ से और 3 दिन मेरी तरफ से। 3 दिन में बरामद नहीं हुए तो मैं आंदोलन करूँगा। और बाद में पता लगा उन्होंने बरामद भी कर लिया बकरा बकरी, लेकिन ये भरोसा नहीं होगा कि बकरे को काट के खा गया पूरा थाना, बकरी चोर को पकड़ा गया। ओहो। इस बात को लेके हम पे फायरिंग हुई, हमने विरोध किया, पुलिस की गोली सब बीत गई, खत्म हो गई, लेकिन हम खड़े रहे अडिग, इस संकल्प के साथ अगर हम पीठ दिखाकर भागेंगे तो हम उस गरीब के साथ धोखा देंगे जिसका अन्याय हुआ है। इसलिए अभी भी युवा आपके लिए कहता है राजस्थान में कि पीठ दिखा के फिर नहीं मैंने भागना। भैरव सिंह जी को फोन किया, मैंने सब इस ढंग से, आपने मेरे को कहा था गरीब के लिए लड़ो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, और मेरे को तो गोली चल गई। तो उनका 1 दिन का समय देता हूँ, 2 दिन का समय देता हूँ, तुम कितने लोग इकट्ठे कर सकते हो। मैं साहब 10,000, 5,000 तो कर दोगे। तो मैंने 20,000 लोग इकट्ठे कर दिए। भैरव सिंह जी बस में 32 विधायकों को लेके, 32 में से 26 विधायकों को लेके मंडावर थाने पर गए और 3 दिन तक वहां बैठा रहे, जब तक पूरा थाना सस्पेंड नहीं हुआ, एसपी कलेक्टर हटे नहीं और गरीब को पैसे मिले नहीं। ऐसे नेता होते थे पहले, उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं अब तक चल रहा हूँ। एक फैक्ट्री का भी कोई आंदोलन था क्या? फैक्ट्री का तो बहुत बड़ा आंदोलन वर्षों तक चला था, और वो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी सवाई माधोपुर। उसका आंदोलन मैंने उठाया था, पूरी पार्टी पूरे राजस्थान में उठा था। 1.5 महीने तक हम मुख्यमंत्री का ये सिविल लाइन का फाटक घेर के रहते थे। मुख्यमंत्री को दूसरे दरवाजे से जाना पड़ता था, पर वो फैक्ट्री हम चला नहीं पाए। उस फैक्ट्री के दौरान हम पे लाठीचार्ज ऐसा हुआ कि मेरे को खोपड़ी पे मरा छोड़कर पुलिस चली गई। उस समय मेरे को फिर एम्स ले गए, 1.5 महीने तक वहाँ बेहोश रहा। बाद में मेरे को अमेरिका भेजा गया, और माननीय सोहन सिंह जी जो हमारे संघ के बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने चिंता की। उसके बाद अमेरिका 2 बार है, लेकिन कभी कभी वो बीमारी जोर दे देती है। क्या होता है गरीबों के लिए चक्कर आ जाते हैं। फिर आपको डर नहीं लगता, इतने आंदोलन कर लेते हैं ना, आप? एक बार भैरव सिंह जी ने मेरे को बुलाया। अभी आप पूछ रहे हैं, जो गोपाल शर्मा जो विधायक हैं, तो महानगर टाइम्स के मालिक हैं, वो भी वहीं बैठे हुए थे। और भैरव सिंह जी ने मेरे को कहा कि डॉक्टर तेरे को और हरीश शर्मा को मुख्यमंत्री ने कह दिया बहुत आंदोलन करते हैं, उनको गोली छोड़ा दो।
मैंने कहा साहब मैं पीछे थोड़ा हट जाऊंगा, ये तो अकाट्य सत्य है मृत्यु। तो जब मैंने ये जवाब दिया तो भैरव जी तब देखने लगे और उन्होंने डीआईजी इंटेलिजेंस को बुला के कहा अगर कुछ भी हो गया ना तो पूरी राजस्थान में आग लग जाएगी। एक तो वो लीडरशिप थी जो हमको इतना सपोर्ट करती थी, उन्हीं का दिया हुआ आसरा है, संस्कार है, जो संघर्ष करने का मादा अभी तक जिंदा है। डॉक्टर साहब, लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक है, जननेता है, आप हर युवा गरीब की आवाज़ उठाते हैं, हर पिछड़े की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप तक इस आंदोलनों में आप तक कितने केस दर्ज हो गए आप पे? मैं अभी तक 583 आंदोलन कर लिए और 138 राजनीतिक द्वेषभाव से मुकदमे लग गए। 138 केस आप पे लग चुके 38 लग गए, 17 बार जेल गया हूं और 28 बार गिरफ्तारी हुई, जिसे गिरफ्तार करके छोड़ दिया। कभी गोलमा जी लड़ती नहीं है आपसे? ना, वो पूरे परिवार के बारे में, पूरा परिवार इस बात से संतुष्ट है कि लड़ता है तो गरीब के लिए लड़ रहा है, परमार्थ के काम कर रहा है, इसलिए मेरे को घर वाले, माता पिता, भाई बहन, परिवार ने कभी नहीं टोका। आज जब कभी भयंकर लाठीचार्ज हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है तो दुख जरूर होते हैं, भाई कहाँ कैसे, पर वो मेरे को कभी टोकते नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया, रोकते मतलब नहीं। हमेशा गोलमा जी ने? पूरे परिवार ने पूरे परिवार ने? खूब सपोर्ट। तो सब आप इतने आंदोलन करते हैं, आप, मैं देख रहा था पिछली जो 5 साल के विपक्ष में थे, आप शंभू पुजारी का मामला हो और कई मामले हो, तो आपने सभी जाति धर्म सभी लोगों के मामले उठाए, मतलब 36 कौम के मामले का अगर कोई नेता उठा रहा था डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा था। लेकिन फिर भी मैं पिछले 10-15 सालों में देख रहा हूँ, आप पर एक कास्ट का नेता थोपने की कोशिश अन्य नेता करते हैं। ये क्या आपको लगता है षड्यंत्र है आपके खिलाफ? न, षड्यंत्र भी हो सकता है, लेकिन देखो मेरा संस्कार तो संघ की शाखा का एक विचारधारा का संस्कार है, जनजाति को कोई स्थान नहीं है, राष्ट्र प्रथम है, विचारधारा रग रग में है। तो कोई दीनहीन गरीब किसी जाति का हो, इवन किसी दल का हो, किसी क्षेत्र का हो, सबकी मदद करना मानव मात्र की हमारे संस्कार में। पर कुछ लोग चस्पा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने 5 साल तो बड़ी नजदीकी में देखा है, चाहे गुर्जर हो, जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे आमागढ़ हो, चाहे शंभू पुजारी हो, किसी मुद्दे पर मैं कभी वहाँ जाति को नहीं देखा, मैंने पीड़ित को देखा और दौड़ के उसकी मदद की। यानी पिछले राज में मेरे को आदिवासियों की समस्या को लेकर जब उदयपुर था तो मेरे को जिला बदर कर दिया था, गिरफ्तार कर लिया था। उससे पहले 2010 में मैं जब आदिवासियों के बीच में गया, आंदोलन किया भुखमरी के लिए, धर्म परिवर्तन के कारण, और उनके जो खरीद फरोख्त होती है वो कुपोषण से मर रहे हैं, तो मेरे को गिरफ्तार करके तब भी जिला बदर कर दिया था। तो मैं इसकी परवाह नहीं करता, कोई लगाए जो लगाए, चस्पा करे। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि करोड़ीलाल जी मीणा नहीं होते तो मुख्यमंत्री बन जाते। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये सोच गलत है। कोई अब मोदी जी को तो कोई बड़ी जाति है नहीं, है क्या? नहीं। पर परिश्रम की पराकाष्ठा की, डेडिकेशन था जनता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, प्रधानमंत्री बन गए। उसी सोच के साथ हम काम करते हैं। और गीता का वो श्लोक सदा जहन में बैठा रहता है कि कर्मण्यवादी कार्यसु मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, ईश्वर देगा। चरे व्यक्ति चलते रहते। वो चल तो रहे हैं, आप फल की इच्छा भी नहीं कर रहे, लेकिन आपकी एक इच्छा तो थी करप्शन दूर हो। जो मुद्दे मैंने उठाए थे, एसआई का, रीट का, पेपर लीक का, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, लेकिन जनता और युवा सवाल उठा रहे हैं कि मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, डॉक्टर साहब कब देखो अपन पकड़ाएंगे? एक ये तो नहीं कह सकते नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि भजनलाल सरकार आने के बाद में जो सब इंस्पेक्टर का विशेषकर मामला जो चल रहा है, एसओजी में 166 सब इंस्पेक्टर सीख जेल की सीखों में है, और पहली बार आरपीएससी के 2 मेंबर पकड़े गए हैं। पर हाँ, मैं अभी ये कुछ लोग बढ़ चढ़ के विरोधी दल के नेता जो बयान देते हैं, जो छाती ठोक के कहते हैं, उनको उनके सब प्रमाण एसओजी को हैं, मुख्यमंत्री जी को भी दे दिए। कोई कितना ही बड़ा हो, कई मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं,
उनके जेल के शिक्षा में सरकार को भेजना चाहिए। नहीं तो कब पकड़े जाएंगे मगरमच्छ, सवाल ये लग है। रहे हैं एसओजी मेहनत करती है, कड़ी से कड़ी जोड़ती है, टाइम लगता है, क्योंकि 3 साल बाद फिर से फाइलें खंगोली जा रही हैं। अपराधियों ने जो आरोपी हैं उन्होंने प्रमाण समाप्त कर दिए, तो इसलिए टाइम लगता है। और सब आपको कभी दुख नहीं होता कि मैं डीओआईटी का मुद्दा उठा रहा था, सोना वहां मिल गया, पैसा वहां मिल गया, वही अधिकारी वहां लगे, आपके मन में पीड़ा तो होती होगी। देखो, ये सरकार की व्यवस्था है। सरकार और मुख्यमंत्री जी और बड़े अधिकारी बैठ के ये सारी पोस्टिंग करते हैं कि कौन कहाँ फिट है। पर इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो भ्रष्ट है, जो पिछली सरकार में जिसने लूटा, जिसके प्रमाण हैं, वो महत्वपूर्ण पोजीशन पर नहीं रहना चाहिए। तो आपको पीड़ा नहीं होती कि मैंने जो मुद्दे उठाए थे, जनता मुझसे सवाल पूछेगी, मैं अगर दोसा में जाऊंगा? पीड़ा, अभी मैंने 4 दिन पहले डीओआईटी के 10 एफआईआर दर्ज कराने का मैं माननीय मंत्री बेडम साहब को कागज दे के आया था। उन्होंने हाँ किया है। कार्रवाई नहीं होगी तब पीड़ा होगी। अभी प्रयास कर रहे हैं कि कार्रवाई हो जाए। चरेवेती डॉक्टर साहब, आप ने मंत्री पद क्यों त्यागा? हर कोई ये सवाल, कोई कहता है कि कोई और कारण है, कोई कहता है कोई कारण नहीं है। नहीं चाहिए पद यश गर्मा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। ये संघ की शाखा पर हमने गीत गाया रात दिन। तो पद के लिए तो है नहीं। राष्ट्र सर्वोपरि हो, समाज संगठित हो, विश्व पटल पर भारत की ख्याति बढ़े, इस दृष्टि से काम करते रहते हैं। लेकिन ये कोई सरकार को या मुख्यमंत्री को या संगठन को प्रेशर में लाने के लिए इस्तीफा मैंने नहीं दिया है। देना हो तो मैं पहले ही दे देता। मेरे पद जो भाई, मेरा ये विभाग कट गया, फलाना हो गया, कमजोर दे दिया, पर जो दे दिया उसमें काम करते रहना चाहिए, मेरी प्रवृत्ति रही है। तो पर 3-4 सीट में मैंने, मोदी जी आए थे उससे पहले भी, उनके बाद में मैंने ये कहा था अगर सीट हार गए, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो 45 साल से जिन लोगों के बीच में मैंने काम किया और ऐसी परिस्थिति में पार्टी को रिजल्ट नहीं दिला सका, तो ये तो मेरा दोष है, पार्टी का दोष नहीं है, न मुख्यमंत्री का है, न सेंट्रल लीडरशिप का है। तो मैंने जब जनता के बीच में बोला तो वचन की पालना होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। तो जनता ने तो विधानसभा चुनाव में तो आपकी बात मानी, आपके कारण ही कहते हैं पूर्वी राजस्थान में बहुत सारी सीटें आई। आपने खुद ने भी एक दिन मुझे कहा मानी, लेकिन देखो ऐसा है, जब प्रतिकूल परिस्थिति हो और जब माहौल देश में ये बिगाड़ा गया हो कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान को मोदी जी मिटा देंगे, ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा हो बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, और उस वैसी विपरीत परिस्थितियों में हम वोट नहीं दिला सके, क्योंकि हमने तो विपरीत परिस्थितियों में जनता के लिए काम किया है। न दिन देखा, न रात देखा, न धूप देखी, न बरसात देखी, न ओला देखा, न पहाड़ देखी, न नदी देखी, न रेल, सब काम किए। उस जनता ने हमारी बात पे भरोसा नहीं किया, इसका मेरे को दुख है, खेद है, इसलिए इस्तीफा दे। सर, आपका एक बयान बड़ा वायरल हुआ करोड़लाल जी कि आरक्षण के, जो आपने बोला आरक्षण पर कि मेरा भाई, देखो मोदी जी को और अब बीजेपी को आमतौर पर बदनाम किया जाता है। पूरे देश में अभियान चल रहा है कि बीजेपी रही तो आरक्षण खत्म कर देगी, मोदी आरक्षण खत्म कर देगा। देखो हमारा जो मूल सोच है, जिसमें अंत्योदय का सिद्धांत प्रतिपादित किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, अंतिम व्यक्ति तक लाभ जाना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक लाभ जाना चाहिए, बराबरी में आना चाहिए, या आरक्षण का सोच भी यही है। डॉक्टर आरक्षण का, हाँ, आरक्षण का आधार यही है। हमारा ये सोच है। तो अटल जी ने रिजर्वेशन बढ़ाया, मोदी जी ने 29 तक बढ़ा दिया, तो रिजर्वेशन खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्जन दिया, कोई आदेश नहीं था सुप्रीम कोर्ट का कोई कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना, वर्जन था कि भाई क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। जब वो ओबीसी में है तो एसटी एससी में भी होना चाहिए, वो वर्जन था। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुला दी, मना कर दिया भाई ओबीसी हम कोई क्रिमिनल लेयर लागू नहीं करेंगे। उससे पहले मैंने एक बयान दिया था, पार्टी के स्टैंड से पहले, जो मैंने मेरे गांव में देखा या जो मैं गांव में देखता हूं कि खाई बहुत है,
खाई चौड़ी है। मेरे बगल में जो मकान है उसका जैसा मकान है वैसा ही हमारा 45 साल पहले मकान था। वही झोपड़ी टूटी फूटी पाटौर। तो मेरी तो हवेली बन गई वहां। मैं डॉक्टर बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया। मेरा भाई आरएस सुपर टाइम स्केल का हो गया, भतीजा एमएलए बन गया, गोल में मंत्री बन गई, वेल टू डू है। और वो मेरा जो पड़ोसी है पहले पत्थर फोड़ता था, जो मेरी उम्र का है, अब उसके बेटे पत्थर फोड़ रहे हैं। तो मेरा कोई आरक्षण का विरोधी नहीं हूं मैं, ना मैं हूं ना मोदी जी ने बीजेपी है। पर जो भावना सुप्रीम कोर्ट की थी वो मैंने व्यक्त की थी एक बड़ी सभा में कि वो पत्थर फोड़ने वालों को विद इन दी एससी जो बिल्कुल निचले पायदान पर खड़े हैं, जिनकी हालत बड़ी खराब है, रोज कोई कमा को नहीं मिले तो भूखे मरते हैं, उनको बराबरी में लाओ, ये मैंने कहा था। तो आपको लगता है कि ये जो आपने कहा कि एसटी में भी सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसको लाभ मिला, अच्छी बात है, तो इसका आपको लगता है कि जन चेतना होनी चाहिए, जन जागृति होनी चाहिए? मैंने क्या है, दरअसल में सपोज आई एम दी गजेटेड ऑफिसर, ऐसे 4 गजेटेड ऑफिसर हैं, वो पूरे गांव को बहका देंगे रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, हम एमएलए एमपी बहका देंगे रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। तो जो पीछे नीचे का आदमी उसको तो कोई पता ही नहीं बेचारे को, उसको ये पता नहीं हमारा नुकसान हो रहा है इनके साथ खड़ा होकर विरोध करने में, पर वो कर रहे हैं, पूरी रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। उनको ये भी पता नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्जन दिया है वो ये दिया है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, नीचे पायदान में सबसे पीछे जो खड़ा है उसको बराबरी में लाना है। हमको बहका के उसके बाद भी जब मोदी जी ने ये मना कर दिया कि भाई क्रिमिनल लागू नहीं होगी, तो भी एसटी एससी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो जनता को सड़क पर उतार कर बहका रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। जबकि ऐसी कोई बात है नहीं कि संविधान खत्म होगा, का आरक्षण खत्म होगा, केवल राजनीतिक फायदे के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने और कुछ वामपंथी दलों ने, समूचे प्रतिपक्ष ने, कांग्रेस ने, सारे कांग्रेस के एमएलए एमपी राजस्थान में आंदोलन करा के बहका हुआ था। तो आंदोलन वही करा रहे हैं जिनकी पीढ़ी में बड़े बड़े अफसर हैं, और वो जो क्रीम खा चुके वो नहीं चाहते दूसरा आके इस क्रीम को खाए। सर उन्होंने एक बात फैलाई, आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा। आप कह रहे हो भ्रामक बात थी और मोदी जी ने भी कह दिया। क्या उस समय बीजेपी की आईटी सेल या बीजेपी के लोग उस तरह से जवाब नहीं दे पाए, या फिर नैरेटिव पहले से चला गया था उसके बीच में, ये नैरेटिव गड़ गया था, या फिर नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए आप लोग? ना देखो, मुख्य प्रधानमंत्री जी ने खूब बयान दिया कि अगर डॉक्टर अंबेडकर भी जन्म ले ले इस धरती पर, वो भी क्या आरक्षण को खत्म करो तो आरक्षण खत्म नहीं। इससे बड़ा कोई आश्वासन प्रधानमंत्री जी का नहीं हो सकता। लेकिन नैरेटिव ही ऐसा गढ़ा गया जो लोगों के दिमाग में ये बैठ गया, ना ये तो गलत, मोदी जी अगर बन गए तो एसटी एससी मारी जाएगी। ऐसा पहले से प्री प्लान था, विरोधी थे मोदी जी के संघ विचारधारा के, और एसटी एससी को तो आप जानते हो पहले कांग्रेस ऐसे वोट बैंक मान के चली है, तो उन्होंने अपने वोट बैंक को, पुराने वोट बैंक को बहका के खिसका दिया, फिर चुनाव को जातिवाद में ले गए। 2014-2019 में राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव हुआ, देश के मुद्दों को लेकर चुनाव हुआ, और अगर वही चीज चलती रहती तो कांग्रेस को कभी कुछ नहीं मिलता। कांग्रेस इस बात को भुनाने में सफल रही है कि कैसे एसटी एससी माइनॉरिटी तो पहले से डरा ही रखा था कांग्रेस ने। तो ये एक फार्मूला जो कांग्रेस पुराने समय से अपने लेके सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी, उसको भुनाने में कांग्रेस से प्रतिपक्ष सफल रहा, और हम जनता को वैसे ही नहीं समझा सके। जिसे कृषि बिल तीनों बहुत अच्छे थे, किसान के भले के थे, लेकिन उसमें भी नैरेटिव ऐसा गढ़ा गया तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। हाँ, मैं मानता हूँ हमारे संगठन या जो हमारा तंत्र है संगठन का, वो इस बात में जनता को समझाने में सफल नहीं रहा।
सर कांग्रेस पार्टी में अभी पहले तो 2 खेमे थे, पायलट खेमा और गहलोत खेमा, जब आप विपक्ष में थे। अब 3 खेमे हो गए। डोटासरा भी एंट्री कर गए हैं और वो लगातार आप पे प्रहार भी कर रहे हैं डोटासरा जी। वो कह रहे हैं कि कभी क्या कहते हैं आपके लिए, कभी क्या कहते देखो हैं। वो मेरे निशाने पर रहे हैं, गहलोत साहब, सीएमओ, डोटासरा, सुभाष गर्ग, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, तो उनको मौका मिलेगा तो क्यों चूकेंगे। तो लोकतंत्र है, कहते रहो। मैं वो अच्छी भाषा में जवाब नहीं देना चाहता। वो जो कुछ भी कहें लिखें। आपने तो उस वक्त आरोप भी लगाया था कि डोटासरा के परिवार में भी आरएस एग्जाम में इतने नंबर आ गए। अब वो आरोप कहाँ है? अब वो भजन लाल जी जांच कराएंगे तो पता लगेगा। और सर आपकी सरकार है और लोग ये सवाल उठाते हैं कि चाहे और भी आपके मंत्री हों, राज्यवर्धन राठौड़ भी उस दिन थाने में गए, आप भी कई बार, आज भी आप पीएचक्यू वगैरह जाते हैं मंत्री को, तो सर आपकी सरकार है फिर भी आपको अधिकारियों के पास जाना पड़ रहा है, एसओजी के पास नहीं, जाना? ऐसा नहीं है। आपके पास अधिकारी आने चाहिए। ना ना ना, देखो मैं अभी तो क्या है कि मैं आई एम नॉट द मिनिस्टर, मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे रखा वो है, तो एक्सेप्ट ही नहीं तो कर मेरे रहे। को कोई हिचक नहीं है, मैं आपके ऑफिस में ही आ गया। ऐसे किसी का काम, कल वो हमारे 900 एनिमल हस्बेंड्री की वैकेंसीज निकली थी, तो उसमें ST SC के बैकलॉग को इग्नोर कर दिया, तो उनको लेके कल चीफ सेक्रेटरी को गया था। क्या दिक्कत है? तो मैं प्रोटोकॉल जैसी चीज में भरोसा नहीं करता। किसी का काम है तो चलो काम कराओ। क्या पर अभी मैं मंत्री नहीं हूँ, चूंकि मैंने इस्तीफा दे रखा है, तो मेरे को किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं है। किसी दीन दुखिया के काम कराने के लिए जाने की दृष्टि से मैं जाता हूँ। सर आपको लगता है कि भैरव सिंह जी की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, उन दोनों में आपने काम किया है, इस सरकार में आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है सिस्टम पर, नेताओं कहने पर? की बातें ऐसा नहीं है। अभी क्या कि जो मुख्यमंत्री बने हैं वो नए नए हैं, थोड़ा उनको समय लगेगा, लगता भी है, चूंकि कभी MLA MP या प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा, तो उसमें मुख्यमंत्री का दोष नहीं है। वो प्रयास कर रहे हैं और आप देख लो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम ट्यूरिंग करते हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो अभी समझने में समय तो लगता है। 9 महीने निकल गए सर, समय गुजरते गुजरते 11 सीटों का नुकसान हो चुका है। कब तक ये समय रहेगा? उसके लिए क्या कि अकेले मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। अच्छा। देश भर में माहौल ऐसा बन गया था, कुछ लोगों के टिकट हमारे जो काट दिए गए थे। चूरू का उदाहरण आपके सामने है। कुछ टिकट ठीक ढंग के नहीं मिले, कुछ ST SC के लोगों को गुमराह कर रखा था कांग्रेस वालों ने, इसलिए ऐसे परिणाम आए थे। सर गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री है, पर्यटन मंत्री, उनका बयान आया कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। तो सर कार्यकर्ताओं के काम नहीं होंगे तो जनता तक कैसे, जनता का काम ही कैसे होगा जब कार्यकर्ता ही बीजेपी का परेशान हो रहा है? वो वहाँ पोखरण में उन्होंने बयान दिया, साफ साफ जनता के बीच में बयान आया, और बहुत से MLA ऐसे हैं कि उनके छोटे मोटे काम भी नहीं हो रहे। आपको एज एन सीनियर लीडर पीड़ा नहीं होती कि सरकार हमारी है, कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा, बेचारा नहीं, कार्य? अभी मेरे को तो ऐसा कोई अनुभव हुआ नहीं। मेरा तो कोई काम कहीं अटका नहीं, नहीं, आपको तो कौन ना कोई अटकाएगा? कार्यकर्ता का अटका, ना कोई MLA ने मेरे को ऐसी शिकायत नहीं की। पर गजेंद्र सिंह जी ने कहा होगा तो कोई पीड़ा होगी, मेरे को पीड़ा होगी जब भी मैं खुले में गजेंद्र सिंह जी की तरह बोलूंगा, पर अभी ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई। ये तो पीड़ा है ना सर कि करप्शन वाले मामले, SI में जो पेपर रद्द होना काम चाहिए। तो चल ही रहा है ना। देखो RS का पेपर हमने पोस्टपोन किया सरकार आते ही, SI का, और SI का देखो SOG और PHQ ने लिख दिया है, भाई ये विचार किया है सरकार, आपका मन क्या कहता है? इसको रद्द किया जाए। आपका मन? कैबिनेट में मेरा मन तो कहता है, मैंने पत्र भी लिख दिया कि रद्द किया जाना चाहिए, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। और सर RPSC जैसी भ्रष्ट संस्था, मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ क्योंकि इतने भ्रष्टाचार के मामले सामने, आपको लगता नहीं है सिस्टम का डर्रा ही चेंज होना चाहिए, RPSC भंग होनी चाहिए? फिर RPSC में कैसे लोग आने चाहिए आपके साथ? RPSC क्या है कि भंग नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। एक RPSC को सदस्य को हटाना पड़ता है, तब उसको देश के राष्ट्रपति तक उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डिसॉल्व द RPSC, बट रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, तो शायद सरकार उस पर रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। मेरी मान्यता ऐसी, आपके चैनल के जरिए मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक जो दखल
चलता आरपीएससी में मन चाहे जिस व्यक्ति को मेंबर बना दिया जाता है, चेयरमैन बना दिया जाता है, ये गलत परंपरा है। यूपीएससी में जैसे मेंबरान होते हैं तो वहाँ पता भी नहीं लगता, किसी दल किसी नेता का नाम चस्पा भी नहीं होता, उस ढंग से सिलेक्शन होना चाहिए, चयन होना चाहिए, जिससे आरपीएससी निष्पक्ष बनी रहे। वरना आरपीएससी राजस्थान की सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आप खुद कह रहे हैं भ्रष्टाचार का अड्डा, तो आपको लगता है कि कैसे, मतलब इसका चयन कैसे हो? पॉलिटिकल लोग नहीं आने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल लोग की मैं बात नहीं कर रहा कौन आए कौन नहीं आए, पर जो सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स एंड चेयरमैन शुड बी लाइक यूपीएससी। सर, ये ईओआरओ परीक्षा का भी लगातार आपसे युवा मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ मांग उठा रहे हैं, उनका भी पेपर लीक हो गया और आरपीएससी के 2 मेंबर्स का भी नाम सामने आया था, हालांकि एसओजी ने फ्री कर दिया उनको, संगीता आर्य और एक कुमार विश्वास की पत्नी। तो ये जो नाम सामने आए, सरकार आते ही लोगों युवा कह रहे हैं कि इनको क्यों फ्री कर दिया, फिर ये ईओआरओ की भर्ती परीक्षा क्यों नहीं रद्द हो रही। तो ये आपसे भी एक अपेक्षा है, क्योंकि आपने मुद्दा उठाया, आप लगातार यूथ की मांग उठाते हैं, तो आपसे एक युवाओं की एक देखो, मांग है। मैं अपेक्षा पे खड़े उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर का पेपर चूंकि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रखा है, इसलिए कैबिनेट में नहीं गया, तो मैं कैबिनेट में नहीं जा सकूंगा, तो मैंने पत्र लिख दिया भाई ये रद्द होनी चाहिए। और सने सने जो आरएस का मामला है वो भी मैंने पत्र 1-2 दिन में लिखने वाला हूँ। उसमें भी 2018 आरएस परीक्षा में और 2021 आरएस परीक्षा में जबरदस्त सिलेक्शंस में आरएस के में पेपर्स में गड़बड़ी हुई है, उसके प्रमाण भी देने वाला हूँ। तो जो जो चीज़ मेरी निगाह में आ रही है पिछले राज्य में मैंने उठाई है, हर चीज़ में मुख्यमंत्री जी और सीनियर ऑफिसर की जानकारी मैं दे रहा हूँ, देता रहूँगा। लोग ये कह रहे हैं कि जैसे डिम्पल मीणा का मामला था कि सर, डॉक्टर साहब आपके समाज का मामला है और एक दलित आदिवासी का मामला है, उसको डिम्पल का मामला का जो शुरुआती दौर था, उस समय घटना हुई थी, उसके 20 दिन बाद मैंने आयु से बात की थी, तो उसने उसको गलत बताया था, उसको जो है किसी ने मारा हो या रेप किया हो, ये पूर्णतः असत्य है। तो चूंकि असत्य था, मेरे को तथ्य पता थे, तो मैं उस आंदोलन में साथ नहीं लगा। फिर भी लोग लगे रहे, तो आज 50 मीणा समाज के लोग आईजी भरतपुर रैंक, 3 जांच अधिकारी जिन्होंने उसकी जांच की थी, पूरी उन्होंने बैठ के अपने यहाँ जो यातायात का मुख्यालय है यादगार, वहाँ के हॉल में प्रेजेंटेशन दिया है पूरा, कैसे घटना शुरू से लास्ट तक हुई है, माँ ने मारा है, कौन कौन ने सहयोग किया और किस किस ने गिरफ्तारी के बाद क्या क्या बयान दिए। तो वो हत्या थी परिवार की तरफ से और उसको जहर दिया गया था, जो एफएसएल में भी आया है। इसलिए जो इस प्रकरण को तूल दे रहे हैं गलत है, राजनीतिक फायदे की दृष्टि या किसी कारण से उनको पता नहीं है। इसलिए समाज के प्रमुख लोगों को पूरी प्रेजेंटेशन, पूरी रील दिखा दी किस किस ढंग से इस बच्चे को मारा है, जहर दिया है। और पुलिस में इसने बहुत अच्छी जांच की है, इवन सीबीआई भी नहीं कर सकती। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा पुलिस के अधिकारियों के, जिन्होंने जांच की है, दूध का दूध और पानी का पानी करके बता दिया। जिस आदमी को लपेटना चाहते थे उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लड़की की माँ, लड़की का बाप, लड़की का मामा, जिन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है वही उसमें मुलजिम है। डॉक्टर साहब, ये आप डिम्पल मीणा का मामला हुआ, राजकुमार रोत भी आए हैं। राजकुमार रोत बीएपी पार्टी के सांसद बन चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, और एक नैरेटिव बीएपी अजीब, मेरे पास से कल जो मैं आपको बताया ना 900 पशुपालन चिकित्सा अधिकारी आए थे, उसमें 9-10 डूंगरपुर बांसवाड़ा के बच्चियां थी। तो मैंने उनसे पूछा, एक 3 बच्चियों के मांग और ये लगा हुआ था, ठीक है,
तो मैंने उनसे पूछा, तुमने फेरे खाए? कि साहब खाए। 7 फेरे खाए? हाँ 7 फेरे खाए। तो हिंदू लेता है 7 फेरे। तो जो 16 संस्कार हिंदू में है, सनातन में 16 के 16 संस्कारों का जब आदिवासी पालन करता है, भाई पीपल की पूजा क्या है? पीपल तो कृष्ण का रूप है। अपन ये भी मान लें कि भाई प्रकृति के पूजा करने वाले तो हर प्रकृति के पेड़ को हिंदू भी पूजा करता है, वो पूजा तक सीमित रह गए। पर देवी देवतार और जो अपनी परंपराएं हैं उनको सबको मानते हैं। लेकिन ये जो लोग आजकल बोल रहे हैं, यार रामकेश मीणा भी बोला था आमागढ़ की घटना के समय कि हम हिंदू नहीं है। रामकेश मीणा से मैंने इंटरव्यू लिया, अभी हमारे इधर इंटरव्यू देने आए थे। उन्होंने ये बोला कि ये तो सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म नहीं है। हम तो पेड़ की पूजा, मैंने पूछा पेड़ की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं? बोले ये सनातन धर्म है। हिंदू अलग, हिंदू तो कोई धर्म थोड़ी है, हिंदू तो है ही नहीं, हम सनातनी है। हिंदू तो जीवन जीने की एक परंपरा है। हाँ। वो कुछ नहीं जानते हिंदू क्या है, सनातन क्या है। वो ऐसे लोग हैं जो लोगों को गुमराह करके वोट लेके अपना काम निकालना चाहते हैं। उनको हिंदू से, समाज से, देश से कोई लेना देना नहीं। जो कहते हैं हम हिंदू नहीं है, वर्षों से, सदियों से जो लोग, जैसे रौत साहब हैं, तो इनके माँ बाप भी वही संस्कार 16 को मानते हैं जो हिंदुओं के हैं। वो वहाँ जो वो माता है ना अपने बांसवाड़ा में, माता जी का टेम्पल है जो, माता जी जहाँ वसुंधरा जी भी जाती हैं, त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी में उनके माँ बाप जाते हैं, खुद रोज जाता है, पूजा करता है। मैं आपको फोटो दे दूं। तो अगर वो हिंदू नहीं है तो त्रिपुरा सुंदरी के पूजा क्यों कर रहा है, नवरात्रा करता है? तो केवल इसलिए कि जो भोले भाले आदिवासी उनको बहका के बीजेपी से अलग कर दिया जाए ताकि हम एमएलए एमपी बनते रहें। एकमात्र उद्देश्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये भील प्रदेश की मांग को आप किस तरह से देखते हैं, उनकी मांग को, राजकुमार रोप की मांग? देखो, ऐसा जाति या किसी उसके नाम पर प्रदेश, झारखंड में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, तो उसको आदिवासी या भील गरासिया प्रदेश तो नहीं बनाया ना। हरियाणा में जाट सबसे ज्यादा है, उसको जाटिस्तान तो नहीं बनाया ना। वो तो जो भी भील प्रदेश में और भी जाति रहेगी, तो ऐसा कोई जाति के नाम पर प्रदेश नहीं बन सकता। कोई प्रदेश ही बनाना है तो मरुस्थल या आदि कोई जो भी बने, जैसे उत्तराखंड बनाए। तो ये मांग आप किस तरह से उचित नहीं, पॉलिटिकल मांग है और क्या है, वही है लड़कों को वो भोले भाले आदिवासी को बहकाने का। आदिवासियों के बीच में धर्मांतरण बड़ा बढ़ रहा है साहब, किस तरह से आपको लगता है कि काम होना चाहिए इस विषय? देखो, जो बड़े नेता उनके हो गए, धर्म को ही नहीं मानते, तो वो तो कुछ इसका इलाज कर नहीं सकते। जो अनपढ़ हैं, जिनके कुपोषण है, भूखमरी है, उसमें ईसाई मशीनरीज घुस रही है, उनको प्रलोभन दे रही हैं और धर्म बदल रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ध्यान रखे, उनके जीवन के स्तर को बढ़ाए, शिक्षा को बढ़ाए, पढ़ाए, ताकि उनमें जागृति आ जाए। जागृति आए इसलिए इधर उधर धर्म नहीं बदले। और जो धर्म बदल ले, मतलब जो हिंदू या आदिवासी धर्म बदल ले, उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। मैं संसद में भी उठा लिया और आपके यहाँ भी बयान दे रहा हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल अगर धर्म बदल ले तो उसका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए हूं कि मैं एसटी में हूं, तो यहाँ हूं ना जी, हिंदू हूं, सनातनी हूं, मेरे देश, इसलिए मेरे को आरक्षण मिला है। मेरे जो ट्राइबल के 5 मापदंड होते हैं आदिवासी के, उनमें मैं फिट हूं। और आप जब ईसाई बन गए, आपने धर्म ही बदल लिया, तो उनका तो कोई ट्राइबल कैरेक्टर होता नहीं। आप पूरी दुनिया में बता दो कोई ईसाई जो ट्राइबल कैरेक्टर वाला हो। तो ये जो है ना, ये सरकारों को करना चाहिए। मैं मेरी सरकार के मुख्यमंत्री जी, आपके चैनल के जरिए कहना चाहूँगा, टीएसपी एरिया जो है हमारा उदयपुर संभाग का, वो जहाँ भी कोई, जो भी कोई धर्म बदलता है, ईसाई बने, मुसलमान बने, पारसी बने, उसका आरक्षण खत्म कर दो। वो वहाँ भी लोभ में जा रहा है और हमारा जो एसटी का जो हक है उसको भी खा रहा है। तो ये गलत है। लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब ईसाई का भी लाभ ले रहा है और फिर ईसाई भी बन रहा है और अल्पसंख्यक का भी लाभ लेगा। हाँ, हमारे धर्म को ठोकर मार के जा रहा है, हमारे दोनों लाभ ले रहा है। हाँ,
उसको आरक्षण का प्रावधान खत्म करना चाहिए। ये बहुत बड़ा कदम होगा धर्म परिवर्तन को रोकने का। तो धर्मांतरण को लेकर उत्तराखंड सरकार यूसीसी भी लेके आई और धर्मांतरण को लेकर कानून, क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार को भी ऐसे कानून लाने चाहिए? मतलब मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। यूसीसी के तो देश भर में लाने का केंद्र सरकारी योजना बना रही है, जैसे हमने सर सुना वन है। नेशन वन इलेक्शन लेके आए मोदी जी, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत और अच्छा 100 है। दिन के अंदर मोदी जी ने बहुत अच्छे काम अरे होना चाहिए, क्या नाम से पूरे वर्ष 5 साल हम चुनाव में लगे रहते हैं, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा फलानी, कभी हम हरियाणा भाग रहे हैं, कभी गुजरात में जिम्मेदारी दे दी, आचार संहिता लग रही, कभी पंचायत के चुनाव, पंचायत में भी 200 पंचायतों के फलानी तारीख को, बाकी 250 को नगर पालिकाओं को दूसरी तारीख के, पूरा आचार संहिता में विकास ठप हो जाता है। मोदी जी जो फैसला लेने जा रहे हैं ये देश को प्रगति देने वाला है और सरकारी कामों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। ए वन नेशन वन इलेक्शन इज ए good idea that should be implemented as much early as much possible. बट अरविंद केजरीवाल सेड यस्टरडे कि है ना, ये तो सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन तो एक जुमला है, ये तो वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा तो ये बेकार है पब्लिक के लिए, क्योंकि 12वां इलेक्शन होंगे तो ये आपसे दबते रहेंगे, ये दबाना नहीं चाहते। वन नेशन और वन एजुकेशन होना चाहिए, उनका कहना है, वो नहीं मांग लिया है। देखो ऐसा है, ये विपक्षी हैं, मोदी जी की हर योजना को इनको विरोध करना इनकी आदत में पड़ गया है और वो तो कांग्रेस ने भी विरोध किया है। हर दल जो मोदी जी की अच्छी योजनाओं को पसंद नहीं करता है उनका काम विरोध करना है। मोदी जी को देश हित में जो काम करने हैं उनको आगे बढ़ते रहना है। पूरा देश मोदी जी के साथ है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 100 दिन में बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिए। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल है, राजस्थान में उल्टा सरकार का नैरेटिव कैसे खराब हो रहा है? मतलब आपकी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार है, एक परसेप्शन जो जनता के बीच में, आपको न लग रहा है ऐसा, हो सकता है आपकी जानकारी में से, लेकिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को स्पेसिफिक बजट दिया है मुख्यमंत्री जी ने विकास का, एजुकेशन, सड़कें, नगर पालिका क्षेत्र, ग्राम पंचायतें। सर वो तो अब इम्प्लीमेंटेशन होगा जब पता चलेगा, लेकिन क्राइम लगातार बढ़ रहा है, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आप देखिए भीलवाड़ा में मस्जिद से पत्थर फेंके गए, जयपुर में एक बच्चे की डेथ हो गई, उदयपुर में एक डेथ हो गई। तो लगातार जो हिंदू जो सेफ माना जाता था, आप राजस्थान में लगातार आप विपक्ष में उठा रहे थे कि हिंदुत्व के मुद्दे आप भी उठा रहे थे, आप आमागढ़ भी गए, लेकिन इस सरकार में आने के बाद ये जो कानून व्यवस्था है वो नहीं संभल पा रही। मतलब जोधपुर में ये 7 दिन में इतने सारे रेप हो गए 5-6 बच्चियों के साथ में, 1-2 वीक के अंदर ही जोधपुर के अंदर। अच्छा, आप वो चीज एक पक्ष देख रहे हो, और जो एंटी गैंगस्टर जो वो बना है वो काम नहीं कर रहा। मेवात में पहली बार देश की आज़ादी के बाद जितने अपराध होते थे और साइबर क्राइम हो रहे थे, उनको पहली बार आईजी भरतपुर और वहाँ के एसपी ने मिलकर खत्म किया है। नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया, हम भी खुद बोल रहे हैं। अरे ऐसे अच्छे को भी तो यार गिनाओ आप। अच्छे को तो अच्छा ही बोल रहे हैं हम। अच्छों को तो आप कह रहे हो ना, तो लाइट और किसी ये हो रही है वो हो रही है। आपने जो वो जहाँ भी संगीन बड़ा अपराध हुआ है, क्या उदयपुर में जो चाकू मारा उस बच्चे को, क्या वो तुरंत पकड़ के उसको मकान को ध्वस्त नहीं किया? तो कुछ अच्छे भी देखो यार। हर चीज जो है अपन नेगेटिविटी से देख रहे तो काम नहीं चलेगा। सर अब सचिन पायलट की जो लड़ाई है, कांग्रेस के सवाल पे आते हैं। सचिन पायलट और अब डोटासरा में कंपटीशन शुरू हो गया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? कांग्रेस में 3 कंपटीशन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस में तो बहुत कंपटीशन है, हमारे यहाँ ही नहीं है। हमारे यहाँ कंपटीशन होगा तो वो खुले में नहीं आएगा, अनुशासनहीनता नहीं होगी। कांग्रेस का कंपटीशन ऐसा है जहाँ गहलोत ने पायलट को नकामा कह दिया था, नकारा कह दिया था, अमर्यादित भाषा बोल दी थी, उनके तू मैं भाषा की कोई मर्यादा नहीं। तो वो केवल सत्ता के कुर्सी के लिए लड़ने वाली 3 नहीं, उनके तो बहुत लोग हैं। हमारे यहाँ से कोई सत्ता की भूख लोगों के लिए नहीं है, एक ही है भाई देश मोदी जी क्या हुआ है, आगे बढ़े, राजस्थान भी मजबूत हो।
पायलट साहब को आप किस तरह का नेता देखते हैं? क्योंकि वो भी जब मतलब उनकी सरकार थी उसके बावजूद युवाओं की आवाज़ उठा रहे थे। मतलब एज़ एन मतलब पॉलिटिशियन बोल रहा हूँ, मतलब एज़ एन मतलब पार्टी की तरह नहीं, एज़ एन पॉलिटिशियन आप किस तरह का नेता देखते हैं? मतलब आपको लगता है कि हाँ, एक अच्छा नेता है क्योंकि युवाओं की आवाज़ उठाई, आपने भी उठाई। How I can say, हवाई? how I can say हाँ, the leader of the opposition party that is the better man. ओके। फिर भी आपका क्या कहना है? तो मैं उनको देखो ऐसा है, जो है पायलट साहब हो, चाहे डोटासरा साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, उनको इस बात से सबक लेना चाहिए कि वो कुर्सी के लिए लड़े, और जैसा आप कह रहे हो तीनों फिर कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, तो कुर्सी के लिए लड़ने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते, जनता के लिए लड़ने वाले लोग आगे बढ़ते आप तो जनता के हैं। लिए तो लड़ रहे जनता थे। के लिए लड़ो। मैं यही कह रहा हूँ पायलट साहब और गहलोत और डोटासरा जी को, जनता की लड़ाई लड़ो। हमारी कोई कमियां तो उनको सड़क पे खड़े होकर निकालो। जैसे हम बरसात में भी बैठे हैं, तो पहाड़ पर भी चढ़ रहे हैं, तो वैसा थोड़ा करके तो देखे कांग्रेस। वो कैटवाक नहीं करे, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करके चले गए, झंडी बता के नारे लगा, थोड़े मजबूती से लड़े। अच्छा पर तो पर उनका बैकग्राउंड पायलट साहब का बहुत अच्छा है। राजेश पायलट के बेटे हैं, उन्होंने काफी हमारे राजस्थान में सेवाएं दी है, तो वो भी पायलट जो है वो कोई अभी तक तो विवाद रहित रहे, कोई विवादों में रहे नहीं, एक बात को छोड़ के कि वो अपने एक बार सरकार को सबोटेज करने पर उतर आए थे, वो भी उनकी मजबूरी थी, तो वो उनका व्यक्तिगत मामला, उसमें नहीं जाना चाहता। पर वो राजनीति में जैसे इस पीढ़ी को में करना चाहिए वैसा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं मतलब। हाँ, ठीक कर रहे हैं। अच्छा सर, आप कह रहे हो कि जो मतलब तेजी से मतलब जनता के बीच में जाना चाहिए, वही आगे बढ़ता है, तो आप तो जनता के बीच में ही रहे, आप तो आगे नहीं बढ़ रहे, आप क्यों तो नहीं पीछे बढ़ा? पीछे आ रहे हो। क्यों नहीं बढ़ा? देखो, मेरा जन्म बड़े गरीब घर परिवार में रहा, जो मेरे पढ़ाने की भी स्थिति नहीं थी। एक बार पढ़ाने की फीस नहीं तो मेरी माँ ने कड़े गिरवे रख दिए थे, तो उस गरीब घर से चल के मैं डॉक्टर बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया, और राज्यसभा में भी चला गया, लोकसभा में भी चला गया, तीनों हाउसेज में जाना, चौथा हाउस जिला प्रमुख भी बन गया। तो बनने की तो कोई सीमा नहीं है, संतोष नहीं है लोगों के, सब कुछ तो बन गया, और क्या बनना चाहिए। पर सर यूथ, राजस्थान का युवा, आम आवाम, मैं सोशल मीडिया पे जितने भी प्लेटफॉर्म हूँ, सब ये देखते हैं कि डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। हालांकि आप नहीं मानते होंगे, आप संगठन के व्यक्ति हैं, लेकिन आपको भी लोग आके बोलते होंगे ये चीज़। नहीं तो देखो, ऐसा है, हमारे, आप जानते हो मेरा तो खुद का संस्कार कि हम राजनीति करते हैं समाज को सुदृढ़ करने के लिए, समाज मानव निर्माण की चरित्र निर्माण के लिए, देश को मजबूत करने के लिए। हम अपने आप को कुर्सी पाने के लिए कुर्सी की राजनीति करें, वैसा सोच नहीं है हमारा। मेरा तो पर्टिकुलर है भी नहीं, ज्यादातर का नहीं है हमारी विचारधारा। तो पार्टी ने जो चयन किया, क्योंकि हम उम्र भी ढल गई हमारी, तो नए और जवान एनर्जी ऊर्जावान व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं। पर सर ऐसा कहा जाता है, फॉर कम इन सिस्टम, फॉर यू, इफ यू वांट टू कम इन सिस्टम, सिस्टम में आने के लिए, सिस्टम में रहने के लिए, मतलब सिस्टम को चेंज करना है तो आपको सिस्टम में रहना जरूरी है। आप सिस्टम का पार्ट तो हैं, मतलब आप पॉलिटिकल पार्ट। सिस्टम को चेंज करना, सिस्टम में रहना जरूरी है। हाँ, तो क्या महात्मा गांधी अंग्रेजों के साथ रहे थे? जयप्रकाश नारायण ने सिस्टम के खिलाफ खड़ा होकर सत्ता परिवर्तन कर दिया था। अन्ना हजारे ने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़के पूरे देश को हिला दिया था। ये जो आप कह रहे हो 100% सही नहीं है। तो आप उस राह पे आ गए हैं। नहीं, वो तो राह पे मैं शुरू से उस संस्कार में है। जहाँ भी कोई आप किसी जेपी की राह दी, पे हैं या महात्मा गांधी की राह पे हैं जो आपने नाम लिया? देखो ऐसा है, मैंने उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि सत्ता में रह के उन्होंने
सत्ता से बाहर रह के आज़ादी दिलाई, सत्ता से बाहर रहकर इंदिरा गांधी जैसी लीडर को सत्याच्युत किया, सत्ता से बाहर रह के अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी। तो सत्ता में रह के ही सब कुछ नहीं किया जा सकता, सत्ता से बाहर रह के भी किया जा सकता है। सत्ता में रह के तो होता ही है, लेकिन सत्ता से बाहर रह के भी किया जाता है। ऐसे बहुत उदाहरण है। तो ऐसा कहते हैं लोग कि डॉक्टर साहब हमेशा मतलब सत्ता के बाहर ही रहते हैं, ऐसा क्यों सर? आपका क्या ये पेटेंट बन चुका है या आपको देखो पसंद ऐसा है आता नहीं, सत्ता के बारे में जैसे माना मेरे को लगा कि भाई सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ उसमें एसओजी की जांच सही दिशा में जानी चाहिए, तो मैंने कोई प्रोटोकॉल की भी चिंता नहीं करी। मंत्री होते हुए भी मैं एडीजी साहब को फ़ोन किया होगा, मैं साहब जहाँ हूँ आप वहाँ जाता हूँ। मैं नहीं, मैं आपके वहाँ आता हूँ इसलिए कि आप कंसर्न अफसर को भी बुला लोगे। तो वहाँ जाके मैंने शिकायत दी। तो सत्ता में रह के भी ऐसा सत्ता को, प्रशासनिक तंत्र को जागरूक किए रखना बहुत जरूरी है। सत्ता की लकीर को पीटते रहने से कई बार गड़बड़ हो जाता है। जैसे गहलोत साहब ने पिछली बार लकीर पीटी, जो एमएलए ने कहा वो दिया, बांटा, भ्रष्टाचार फैला, जो कहा वो किया, तो सत्ता से बाहर हो गए। क्योंकि वो वास्तविकता में 5 साल तक बताता रहा, उन्होंने सुनी नहीं। चाहे पेपर लीक हो, चाहे कानून की स्थिति हो, तो आदिवासियों में भुखमरी का मामला हो, चाहे हिंदू आस्थाओं का मामला हो, किसी पे गहलोत साहब ने नहीं सुनी। अगर वो हमारी बात सुनते तो हो सकता है सत्ता में आ जाते, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं तो सत्ता से बाहर हो गए। तो सत्ता में रहकर कोई जनता की बात नहीं सुनेगा तो जनता तो ऐसी है कि बड़े से बड़े हाथी को भी मौके पर आके धराशायी कर दे। तो आपको लगता है कि एक जो कहावत है निंदक नियरे राखिए, हाँ, होना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन आंगन कटी छुआए, हर व्यक्ति को रखना चाहिए। तो इस सरकार का आप हैं निंदक? मतलब आप बोल देते हैं मैंने मैं सुना है। निंदक तो नहीं कह सकता, लेकिन जो बात मेरी नज़र में आती है संबंधित मंत्रियों को भी कह देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी कह देता हूँ, अधिकारियों को भी कह देता हूँ। कल ही मैं चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठा था, तो मेरे वहाँ एक घटना हुई थी। खिरनी में सरकारी जमीन में एक मीनार बना ली 74 फुट ऊंची। वो मीनार गिर गई और उसके गिरने के कारण एक कोली हिंदू जाति का गुजर गया, मर गया। लोग डेड बॉडी को लेकर वहां बैठ गए। सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा होता, हिंदू मुसलमान एक तरह से आमने सामने से हो गए। मैं तुरंत पहुंचा और प्रशासन जो इफेक्टिव ऑर्गन होते हैं वहाँ थे नहीं। तो मैं चीफ सेक्रेटरी को कल मैंने गलत बात है, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी टोक दिया। तो जगाए रखना कहाँ किस ढंग की कमी है, लैप्स है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप भी अगर मेरे को आप अच्छा मान के चलते हो तो कहीं मैं गलत कदम चलता हूँ तो आप मेरे को टोकोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब कभी कभी सुधार करो। ऐसा नहीं लगता आपको कि मैं ज़्यादा स्पष्टवादी हूँ तो मेरे को नुकसान हो रहा है, या पॉलिटिकल आपको पहले भी नुकसान हो हम चुका कभी देखते ही नहीं है। राजनीतिक फायदे की दृष्टि से मैं काम नहीं करता, फायदा हो चाहे नुकसान हो। मेरे को ये दलित युवती के साथ अगर अत्याचार हो गया तो उसका मुद्दा उठाना है, चाहे 1000 लोग खिलाफ हो जाए, मैं उसमें वोट नहीं देखता। अन्याय हो रहा है तो उसके लिए न्याय करने के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो आपके जैसे भाई है वो भी नाराज हो जाते होंगे, पिछली बार भी टिकट नहीं मिली, टिकट वाला इशू भी चलता है कि जगमोहन जी की बार, वो कभी लगता नहीं घर वाले? मानव का है, नाराज तो होते ही हैं। तो जगमोहन जी तो खुद लोग कहते हैं, मैं तो दौसा में सुन रहा हूँ, मैंने क्या नाम सही, दौसा में लोग कहते हैं कि जगमोहन जी बहुत एक्टिव हैं, बहुत लोगों की सहायता करते हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे को 40 साल से कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे हर मामले में। राजनीति का आधा हिस्सा वो संभालते हैं, मैं फील्ड में रहता हूँ तो सब लोगों को संभालते हैं। तो काम तो कर ही रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? भाई भाई मिलकर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, मेरे को मजबूती मिल रही है। मैं दौसा में जिस घर में गया बोले जगमोहन मीणा को यहाँ से चुनाव लड़ा दो, जीत जाएंगे। मैं जिस दूसरे घर में गया बोले जगमोहन मीणा को चुनाव लड़ा दो। मैंने बोला भाई डॉक्टर साहब के भाई हैं इसलिए आप बोल रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, वो यहाँ पे एक्टिव मैंने रहते तो हैं। मेरे भाई हैं, लेकिन मैंने न तो लोकसभा में न अब विधानसभा में पार्टी को ये नहीं कहा कि मेरे भाई को टिकट दे दो। आप पूछ रहे मदन जी से पूछ लेना,
मुख्यमंत्री जी से पूछ लेना, संगठन के किसी बड़े आदमी से पूछ लेना, प्रभारी जी से पूछ लेना। इसलिए नहीं कहा कि जब मोदी जी का ये कहना है कि भाई परिवारवाद से दूर हो, तो मैं परिवारवाद से दूर, और पार्टी टिकट देगी तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ाएंगे। सर आपका इतना अच्छा विचार है कि आप कह रहे हैं परिवारवाद से दूर हो, लेकिन राजस्थान में कुछ नेताओं के तो पारिवारिक सिस्टम चला रहे हैं पूरा। नहीं तो वो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी, जिसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया, जज का बेटा अगर योग्य जज बन गया तो उसको कोई बुराई की बात नहीं है। अगर कोई राजनीतिक परिवार है उसमें कॉम्पिटेंट कोई व्यक्ति है, वो तो मोदी जी बोलते हैं, हाँ, पर कॉम्पिटेंट नहीं है वो तो भी वो चला रहा मैं है। भी बोल रहा हूँ, अब वो एक अलग बात है, तो उनको कभी कभी जनता भी नकार देती है ऐसे लोगों को। कॉम्पिटेंट नहीं है वो भी चला रहे हैं, जो जो 22-23 साल नहीं के चलते, नहीं चलते। वैभव गहलोत 2 बार चुनाव हार गया, हर मतलब कॉम्पिटेंट ही चलेगा। अब आरसीए का अध्यक्ष देखो, अब बहुत सारे नेताओं के बच्चे आ गए आरसीए में। वो ये तो अलग इशू है, रहता है। मैं सर उसमें आप तो मानते हैं कि हमेशा मैंने तो आरसीए में, मेरा एक भतीजा बड़ा क्रिकेटर है, हाँ मैं जानता हूँ। उसने मेरे को बहुत कोशिश की हम्म, कि मेरे को तो सवाई माधोपुर से सेक्रेटरी बनवा दो या अध्यक्ष बनवा दो या दौसा से बनवा दो। मैंने सिफारिश नहीं की आपने साफ मना कर दिया, ना। क्यों? फिर घर में गुस्सा नहीं हुआ? हाँ, वो तो गुस्सा होगा तो मैं ही तो झेलूंगा, पर फिर कोई जब हर कोई इसी में लग जाएगा तो फिर राजनीतिक स्तर पूरी, फिर कॉम्पिटेंट वही जो मैं कह रहा हूँ, मेरा पड़ोसी पत्थर फोड़ रहा है हम्म, तो फिर वो पत्थर फोड़ने वालों को मौका नहीं मिलेगा। जो whosoever is competent at cricket and politics, he should come forward, उसको आगे आना चाहिए। सर 2 योजनाएं ऐसी है सरकार की, एक तो फ्री दवा योजना, और जनता को जो ये जो आयुष्मान भारत करके योजना है मोदी जी की भी, और राजस्थान सरकार ने अभी नाम चेंज किया है, इनका बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी मेडिकल डिपार्टमेंट्स वाले कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि अस्पतालों को पैसा नहीं आ रहा, जो जो जांच होती है या अस्पतालों को भर्ती होता है। जैसे मेरी मदर सरकारी इसकी मेरे को जानकारी पूरी तरह से नहीं है, ये आप दिया जी से पूछना, वित्त की स्थिति वही बता सकते। और सर राजस्थान में ऐसी आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी जो यहाँ पे पर्यटन उद्योग है, पर्यटन से बड़ा पैसा आ सकता है, तो राजस्थान में बड़ी संभावना है। क्या लगता है आपको सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए? आपका जो क्षेत्र है सवाई ये माधोपुर, भी आप दिया जी से पूछना क्योंकि पर्यटन विभाग उनके पास है। क्षेत्र तो आपका है सवाई माधोपुर, मेरे क्षेत्र में तो खूब पर्यटक आते हैं। उसको और क्या डेवलप कर सकते हैं? और तो क्या है, सारा अच्छी वहाँ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, फैसिलिटीज हैं। यही है कि थोड़ा रोड की कनेक्टिविटी जो है वो सुंदर बने, सवाई माधोपुर का सौंदर्यीकरण हो, ताकि घुसते ही लगे कि हम लुटियन में घुस रहे हैं टूरिस्ट को। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा 5 साल तक। मुख्यमंत्री जी से कहा है भाई इसमें बजट दो, अभी तो दिया नहीं, लगा अगले बजट में लेंगे। तो हनुमान बेनीवाल को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब चुनाव भी अच्छा है, किसान का बेटा है, हम्म, बीजेपी का विचारधारा का आदमी था, किसी कारणों से बाहर चले गए और लोगों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। लड़ना चाहिए, मतलब आपको अच्छे लगते हैं, गुड करेक्ट, लड़ना चाहिए। तो आपने कभी बात नहीं की वापस आ जाए? अपने जैसे आपने कहा ना पायलट साहब लड़ाई लड़े, और हनुमान बेनीवाल तो किसान के बेटे हैं, वो दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं पायलट साहब भी और ये बेनीवाल जी भी। और डोटासरा भी लड़ते रहते हैं, बेशक मेरी उनसे विचारधारा नहीं मिलती, पर जो सड़क पे खड़ा होकर लड़ता है whosoever it is, मैं उसको बहुत अच्छी तरह पसंद करता हूँ। डोटासरा ने कौन सी लड़ाई लड़ी? वो तो कह रहे हैं कि खाली एक तेजा सुपर डुपर गाना लगा के और वो गमछे हिला के चुनाव। तो मैं भी नचता रहता हूँ, वो तो एक लोक गीत है, उसमें पब्लिक के बीच एंजॉय करना चाहिए। पब्लिक जो जिस उसमें खुश रहे उस हाल में रहना चाहिए। नाचना आपको अच्छा लगता मेरे को भी नचा देते हैं। है? आपको अच्छा लगता है नाचना? अच्छा लगता लोक गीत हैं, गांव के गीत हैं, कोई नचाता है तो उसमें नच जाना चाहिए, लोग प्रसन्न रहने चाहिए, अच्छा हैप्पी इंडेक्स बढ़ेगा। है? हैप्पी इंडेक्स बहुत जरूरी है, आजकल हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं। ये हार्ट अटैक का कारण क्या मानते हैं आप? तो डॉक्टर हैं। वही रेगुलर डाइटरी हैबिट्स, भाग दौड़, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, झगड़े,
ऊट ऊट पटांग खान पान, लाइफ स्टाइल बदल गई। स्ट्रेस लेवल। पहले हाँ स्टेट पहले किसान का बेटा खेत में काम करता, मशीनरी आ गई और इतना एडल्ट्रेशन हो गया हर चीज में, इसलिए बीमारियां ही होंगी, हार्ट अटैक ही होगा और क्या होगा। एक सर, कोटा में जो छात्र है सुसाइड अभी भी कर रहे हैं, कोई सरकार आती है सुसाइड वो फिक्स रहता है, क्या लगता है क्या बदलना चाहिए? इसमें कुछ बहुत वास्तव में बहुत आंकड़े बढ़ रहे हैं, विशेषकर कोटा में। तो सरकार को कोई मैकेनिज्म ऐसी डेवलप करनी चाहिए, कारण पता लगाना चाहिए क्या है। केवल बच्चे के दिमाग पे वजन कम है ये एकमात्र कारण नहीं होता है, मैं जो सोचता हूँ इट मे बी वन रीजन, और दूसरे कुछ न कुछ कारण है, उसको टटोलना चाहिए, इस पर कमेटी सरकार को बनानी चाहिए। नहीं तो जो प्रदेश देश के दूसरे भागों से जो लोग आते हैं उनका विश्वास उड़ जाएगा। क्या आपको लगता है इसके पीछे कारण ये है कि मान लीजिए मेरा बच्चा है और मैं वो लेना चाहता है साइंस, मैं उसको दिला रहा हूँ आर्ट्स? मैं ऐसा नहीं है, जो मेरे को पता लगा वो ये है कि जो हाई परसेंटेज के बच्चे हैं उनकी क्लास अलग लगती है। अब अपन 3 लोग हैं, आप क्या नाम से अपन दोनों, मेरे को तो सिलेक्ट कर लिया, चलो तुम उस क्लास में पढ़ोगे, फलाना टीचर पढ़ाएगा, और आपको बाहर कर दिया तो आप तो डिप्रेशन में आओगे। अरे जहाँ पर आपको कमजोर है तो उस क्लास टीचर को, उस कोचिंग को, उसको आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ने इसलिए आया है कि उसका स्तर डॉक्टर कोड़ीलाल के बराबर हो, और आप दोनों को बाहर करके दूसरी क्लास में डाल दिया, कमजोर टीचर को दे दिए, तो आप कहाँ से पढ़ेगा? जो मेरे को पता लगा अंदर की बात, द टॉपर्स हाईली एजुकेटेड बच्चों की एक अलग क्लास लगती है। ओके। आपने 100 आदमियों ने भर्ती लिया है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, फिर कॉम्प्लेक्स डिप्रेशन में आएगा। तो ये तो 100 में कोचिंग अगर वाले जो माफिया हैं कोचिंग, 100 अगर बच्चे हैं उनसे 25 को छांट के अलग टीचिंग कर दी, उनके आधार पर उन्होंने नाम हो गया फलाना फलाना ये और वो, और 80 तो बेचारे भुगत रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप उनको एजुकेशन का वो स्तर नहीं दे पा रहे जो 20 को दे रहे हो, 80 तो डिप्रेस्ड हो गए उससे। ये बड़ी बात है जो मेरे को किसी ने बताई, आत्महत्या करने, और भी कोई कारण हो सकता है। एक सर आपने पिछली तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन कोचिंग वाले कर रहे हैं उसके लिए सरकार को सख्ती से कदम उठाना चाहिए। एक अंतिम सवाल है सर, उसके बाद रैपिड फायर। किसान सर, पिछली सरकार में आपने बहुत आंदोलन किए कि किसानों की जमीन कुर्की हो रही है, कर्जा माफी, राहुल गांधी भी आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती गिरी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आपने बहुत आंदोलन किए, आपने हर मुद्दे पे राहुल गांधी को भी घेरा, कांग्रेस को भी घेरा, करने नहीं दिया ना, अब कहाँ हो रहे हैं सर? अभी भी करने नहीं दिया। मोदी जी 3 कृषि कानून ऐसे लाए थे जिससे किसान की आय दोगुनी होती, किसान मार्केट में सुरक्षित तो होता। मंडियों के कानून अब ऐसे हैं जो बिचौली उनको लूट रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो बहुत किसान के हित में थे जिसको आने नहीं दिया। अब स्टेट में कुछ ऐसी स्कीम्स ला रहे हैं, मेरे कृषि विभाग में भी ऐसी, जिसको हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देने की कोशिश करेंगे ताकि किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे। तो आपको लगता है कि जो अभी भी कुर्की हो रही है वो रुकनी चाहिए किसानों की? हाँ, कुर्की क्यों हो, किसान की जमीन हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर करुणलाल मीणा किसान के साथ खड़े हैं, उठाएंगे आवाज? खड़ा ही हूँ, मैं कृषि मंत्री हूँ। तो अभी तो आप कह रहे थे इस्तीफा दे दिया। हाँ, दिया हुआ हूँ, लेकिन मैं कृषि मंत्री रहते हुए मैंने एक ही दिन में 50,000 PM कुसुम योजना के कनेक्शन दिए हैं। अच्छा। तो किसान आत्मनिर्भर होगा कि नहीं? जिस किसान के वहां बिजली नहीं पहुंच सकती, पहाड़ी एरिया है, पहुंचे तो बड़ी महंगी पहुंचे, उसको 3.5 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर सकते PM कुसुम योजना के 50,000 कनेक्शन एक ही दिन में दिए हैं। तो किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। डॉक्टर साहब आपने ऐसा क्या सब्सिडी दी है 65%। डॉक्टर साहब ऐसा क्या जादू है, आपके बंगले पे भीड़ लगती है और जो मंत्री है उनके बंगले पे मैं देखता हूँ कोई एक आदमी नहीं आता? जादू वादू कुछ नहीं, अफेक्शन है, और जो कोई काम लेके आया उसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाना। जैसे आज मेरे पास ऐसे रोज 150 मामले आते हैं। आज मेरे पास एक मामला आया जिसको अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करानी थी।
तो वो फाइल अटकी हुई थी कलेक्टर पे। मैंने कलेक्टर को फ़ोन किया, मैंने भी तो किडनी टेस्ट डोनर भी है, लेट क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा साहब हम सरकारी अस्पताल में तो हम एनओसी दे देते हैं, प्राइवेट में नहीं देते। तो 2 दिन बाद पता लगा, मैंने प्राइवेट अस्पताल से उसको सरकारी अस्पताल में ट्रांसफर करवाया। सरकारी अस्पताल से डॉक्टर से कलेक्टर को पत्र भिजवाया एनओसी के लिए, फिर कलेक्टर ने एनओसी दी, चौथे दिन एनओसी आ गई। तो मैं अगर इतना पीछा नहीं करता तो उसकी किडनी चेंज नहीं होती। तो क्या है कि अंतिम परिणाम तक कोई जो भी पीड़ित आया है उसकी बात को अंतिम परिणाम तक पहुंचा के उसको लाभ दिलाने की कोशिश करता हूं। एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं फॉलो अप करना, कार्रवाई हुई कि नहीं वो पता करना, गिरफ्तारी हुई कि नहीं, और जिस किसी अधिकारी ने गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ जांच करके कार्रवाई हुई कि नहीं। वैसे ही नहीं छोड़ देता, इसलिए लोग ज्यादा आते हैं। डॉक्टर साहब आपकी इस बात पे छोटी सी बात याद आ गई। एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े पत्रकार है दिल्ली के, उन्होंने अपनी उनको कैंसर हो गया है, उन्होंने अपनी एक जीवनी में अभी लास्ट स्टेज चल रहा है, उन्होंने लिखा कि कैंसर की दवाइयाँ बड़ी महंगी आती हैं। आप तो डॉक्टर हैं, ये दवाइयाँ जो बड़े कैंसर हैं इनको कैसे सस्ता किया जाए? क्या आपको लगता है एज एन डॉक्टर कि क्या होना चाहिए? मेरे एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का केस आता है, वो 1 साल से मेरे पास आ रही है अपने बेटे को लेकर। उसका 7.5 करोड़ 17.5 करोड़ का इंजेक्शन आता है। 17.5 17.5 करोड़ का 17 करोड़ का। इंजेक्शन आता फिर आपने कैसे मदद की या है। कैसे? कहाँ करी, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से मिलने की, उसको एक दिन लेके जाऊंगा कि भाई वेलफेयर स्टेट है, तो जब इसके बच्चे को बताना, इकलौता बच्चा है, तो इसको व्यवस्था करो। वो तो एक पहलू है कि सरकार व्यवस्था करे, लेकिन जो कंपनीज है जो इसको प्रोडक्शन करती है उन पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बैठनी चाहिए जो इसको रेगुलेट करे कि अनाप शनाप भाव। अब वो कोई इंजेक्शन 17.5 करोड़ का हो सकता है क्या जो अमेरिका से आएगा, लेकिन मोनोपोली हो गई इसलिए 17.5 करोड़ में दे रहा है उस इंजेक्शन। तो कोई न कोई रेगुलेशन ये जो उत्पादन करती है कंपनियां उन पर होना चाहिए, ताकि आम लोगों को इतना आर्थिक बोझ नहीं आना चाहिए, महंगाई मेडिसिन में नहीं होनी चाहिए। ये जो एलोपैथी का जंजाल है, बड़ा नेक्सस है, बाबा रामदेव भी जिसमें फंस गए, क्या लगता है ये करप्शन आपको लगता नहीं है एज एन डॉक्टर कि यार ये खत्म होना चाहिए? एलोपैथी का इतना बड़ा आम व्यक्ति को लूटा जा रहा है, इतना बड़ा नेक्सस है, गरीब आदमी वो तो अलग बात है, लेकिन नकली दवाएं, अडल्ट्रेटेड, बड़ा मामला, इसको चेक करने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। लास्ट 10 फायर, रैपिड फायर, एक मतलब तुरंत तुरंत आपको जवाब देने। आप अपना आइडियल किसे मानते हैं डॉक्टर साहब? स्वामी विवेकानंद। आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं परिवार में? प्यार किससे करते हैं? सभी से करता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं, पर गोलमा से करता हूँ। ज़्यादा करते हैं गोलबाजी से? आपका ख्याल जितना पति पत्नी का होता है, ख्याल रखती हैं आपका पूरा पूरा? मैं उनका, वो मेरा। आप उनको डांटते हैं, वो आपको डांटती हैं? नहीं, हमें कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। आपका खाने में क्या पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? मेरे को दाल रोटी। फिर भी कुछ डिश? हाँ, कुछ नहीं, दाल रोटी जो कुछ मिल जाए। घूमना कहाँ पसंद है? मॉर्निंग रोज घूमता हूँ। मॉर्निंग पहले मैं मेडिकल कॉलेज में था, 80 तक मैं रोज संघ की शाखा पे जाता था। राजनीति में आने के बाद वो आदत छूट गई, तो पहले 7-8 किलोमीटर घूमता था, आजकल 5-5.5 किलोमीटर घूमता हूँ रेगुलर। योगा करते हैं? यदा कदा। आपका मतलब बेस्ट फ्रेंड जो दोस्त बोलते हैं किसे मानते हैं आप? या कोई ऐसा मित्र जिसकी याद हमेशा आती हो? मेरा सबसे बड़ा दोस्त है गरीब दीनहीन। कौन? गरीब दीनहीन। गरीब आपका दोस्त है, तो डेली आते हैं आपके पास लोग? कितने लोग अमूमन आ जाते हैं, मतलब टेंटेटिव एवरेज ये मानो, एवरेज 500-600। ओपीडी 500-600 की आपकी मतलब? ओपीडी 500-600 की, महीने में मैं 20-22 दिन घूमता हूँ, 400 किलोमीटर रोज। अच्छा,
परसों में 500 किलोमीटर घूमा, तो डॉक्टर साहब के पास तरसों में 400 किलोमीटर घूमा। डॉक्टर साहब के पास ओपीडी मरीज आते हैं, और जब ग्रामीण क्षेत्रों में घूमता हूँ जो ओपीडी 1500 तक पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब के पास ओपीडी मरीज आते हैं, तो आपका मतलब रेशो क्या है, मतलब सक्सेस रेशो क्या है उन मरीजों का 500 में से? ये मतलब ऐसा है, 50% तो ऐसे हैं जिनको इमीडिएटली, जैसे भाई कलेक्टर को फोन करना, एक्शन को करना है तो उनको हम निपटा देते हैं। जो पेंडेंसी वाले मामले हैं उनको हम पत्र लिख देते हैं, कह देते हैं, उनको परस्यू करते रहते हैं। 50% 60% तो आराम से। करुणलाल जी, 2 लीडर आपको आज तक कौन से अच्छे लगे जिनसे आपने प्रेरणा ली हो, सीखने को मिला हो? 2 लीडर मेरे को पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या सीखने को मिला? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सिंपलिसिटी थी और बड़े विचारक थे, चिंतक थे, देश और समाज के बारे में सोचते थे। एक बार उनको ये कहा गया कि आप ब्राह्मण बाहुल सीट से चुनाव लड़ दो। उन्होंने कहा मैं बेशक हार जाऊं लेकिन जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो राष्ट्रवादी थे, मैं तो उनको महापुरुष मानता हूं, जिन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया जो आज दुनिया को दिशा दे रहा है। मानव को यूनिट मान के, आपको मानव को, मनुष्य को जो बहुत पिछड़ा हुआ है उसको भेदभाव से दूर रखते हुए उसको आगे ले जाना, मानव मात्र की सेवा करने का संदेश। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो लौह पुरुष थे, ये आप सब जानते हो। अगर वो नहीं होते तो आज ये भारत नहीं होता। इसके 50 टुकड़े देखने को। राहुल गांधी को आप किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी अब थोड़ा लगता है कि मैच्योरिटी आने लगी है, नहीं तो पप्पू ही थे। और मोदी जी को मैं बहुत लाइक करता हूं। उन्होंने जो देश को आगे बढ़ाया है, किसी प्रधानमंत्री ने वैसे देश को आगे नहीं, बिगड़ी हालात से देश को आगे ले जा रहे हैं। और उनके पीछे जैसे कुत्ते के, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते, हाथी चलता रहता है, वो परवाह नहीं करता, वैसे ही परवाह नहीं करके देश को आगे ले जाने का संकल्प ले रखा है और आगे ले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको गाड़ी कौन सी अच्छी लगती है? मतलब गाड़ी, कोई ऐसी गाड़ी, बाइक, क्या अच्छा लगता है वाहन में? देखो, मैं चलाना तो जानता नहीं। बाइक तो आती है? बाइक आती थी, अब बुढ़ापे में क्या चलाएं। वाहन चालक होता है, जो वाहन मिल जाता है चल देता है। किसी में बैठ लेते हैं आप? हाँ, पर मैं अच्छी गाड़ी पसंद करता हूँ। कपड़े अच्छे होने चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। लाडी तो है ही गोल में। लाडी है, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, आपको मतलब अपने जीवन में ऐसी कोई जगह जो आपको बहुत मनमोहक लगती हो, पसंद आती हो कि यहाँ पे आके मजा आता है? मैं हरियाली, प्रकृति को बहुत प्यार करता हूँ। जैसे ऋषिकेश है, उत्तराखंड के जंगल हैं, मेरे को बहुत पॉजिटिविटी मिलती है हरे जंगलों में। राजस्थान में उदयपुर को पसंद करता हूँ। उदयपुर को आप पसंद करते हैं? पूरा उदयपुर देख लिया आपने? झील है वहाँ के, हरियाली, इंटीरियर में, आदिवासी इलाके में। शहर के चारों तरफ तो हरियाली उजाड़ दी, लेकिन उदयपुर इज ए गुड सिटी। राजस्थान का ऐसा कौन सा नेता है जिससे आपको बड़ी प्रेरणा मिली कि हाँ ठीक है यार, ऐसा हो मुझे बनना है? जब आप कुंभाराम आर्य। कुंभाराम आर्य कौन थे? नेता थे, बड़े मजबूत थे, जाटों के। क्या सीखने को मिला उनसे आपको? वो दरअसल में जनता पार्टी में आए थे, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। उनके बारे में सुना है, दर्शन जरूर किया। अब तो पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, जब देखा था उन पर, मजबूत नेता थे। किसी बात को मजबूती से रखना और उसको न्याय दिलाना। जो न्याय की जो प्रेरणा है आपको वहीं से मिली, मतलब मजबूती की। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से आपने सीखा कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक लाभ तो जाना। गरीब को, हाँ। आपको मतलब
चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, पीने में क्या पसंद है? मतलब जूस पसंद है, जैसे कुछ लोगों को मैं लस्सी पीने को पसंद है, छाछ पसंद है। मैं छाछ राबड़ी वाला आदमी हूँ, ठेठ देहाती। आप फ्री टाइम में होते हैं तो क्या करते हैं? मतलब कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग पेड़ लगाते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, कुछ मूवी देखते हैं। जो वो सीजन होता है, जब तो मैं पेड़ लगाता हूँ। 25,000 पेड़ लगाए हैं मैंने। इस बार उन 20,000 को जिंदा रखूंगा। कैसे? लोग यही तो पूछ रहे हैं कि जिंदा नहीं हो पाते। आप चलो वहाँ, कैसे कैसे मैं जिंदा रखता हूँ। प्रॉब्लम तो यही है, सरकार बहुत सारे पेड़ लगाए, अच्छा काम किया भजन लाल जी ने। एक पैसा सरकार का नहीं है, ये दूरदर्शी लोगों से लेकर करता हूँ। जिंदा कैसे रहते हैं ये लोग जानना चाहते हैं। बड़ा देखो, बच्चा चिल्लाता है तो माँ दूध पिला देती है, पशु रंभाता है तो पानी या चारा डाल दिया जाता है, लेकिन वो तो नहीं रंभा सकता, ना चिल्ला सकता, ना रुक सकता। उसको तो ऑब्जर्व करना पड़ता है कि इसको पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है, पशु इसको नष्ट नहीं करते हैं, इसके जाल लगाने की जरूरत है। गर्मी आ गई तो उसमें ज़्यादा पानी की जरूरत है, ज़्यादा सर्दी पड़ गई तो उस ढंग से व्यवस्था करने की जरूरत है। लास्ट मूवी कौन सी देखी? कभी मूवी देखी है आपने? मैं तो मूवी बहुत कम देखता हूँ। लास्ट कोई देखी है ऐसी याद हो? गाना कौन सा अच्छा लगता है डॉक्टर साहब को? संघ की शाखा पर जो गाए जाते हैं, कौन सा गीत? तेरा वैभव उमर रहे, हम दिन चार रहे। तो ये अक्सर आप गुनगुनाते रहते हैं। अभी शाखा में जाते हैं आप? नहीं, अच्छा, पॉलिटिक्स में आने के बाद नहीं जा रहे। संघ के कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रमों में जाता हूँ, संघ की रेगुलर शाखा में नहीं जा पाता, गुरु दक्षिणा करने जरूर जाता हूँ। शाखा में बहुत सारे गेम्स होते हैं, कौन सा गेम अच्छा? विषमृत। अच्छा, विषमृत गेम अच्छा लगा। आपने तृतीय वर्ष कब किया? मैंने 69 में प्रथम वर्ष किया, 71 में द्वितीय वर्ष किया, 78 में। तृतीय वर्ष। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, आपने बता दिया प्यार किससे करते हैं, खाना क्या खाते हैं, क्या पसंद है। दाल बाटी के बारे में क्या विचार है आपका? दाल बाटी चूरमा, हम राजस्थान के सूरमा, आपको सूरमा ही लोग कहते हैं। बनता है तो खा लेते हैं, वरना दाल रोटी गांव की, ठेठ गांव की, जैसी महिला बना देती है वो खा लेते हैं। ऐसा कोई आपको पसंद नहीं कुछ खान पान में? कोई विशेष नहीं। प्रकृति का आपका मतलब प्रेम है? बेहद। मैंने मेरे पहाड़ को ढक दिया, आप चलना। अच्छा। नंगा पहाड़ है मेरे गांव के ऊपर, 2/3 को ढक दिया, बिल्कुल नंगा था। मैं कई बार सोचता हूँ अगल बगल के पहाड़ों को मैं ढकना चाहता हूँ तो भगवान मेरे को 20 साल और दे दे तो मेरे को ढक दूँ, हरा भरा कर दूँ, इतनी तमन्ना है। डॉक्टर साहब एक अंतिम सवाल, आपको कभी ये नहीं लगता कि मैंने इतना बड़ा पॉलिटिकल जीवन रहा, इतनी की संघर्ष यात्राएं रही, कि वो किताब लिख डालूं जीवनी, जिससे आने वाली जनरेशन को। मैंने तो नहीं लिखी, पर एक हैंडॉन के मिस्टर चंद्रकेतु बेनीवाल, उन्होंने एक किताब लिख दी है जो लिखी पढ़ी है, उसको प्रकाशित कराने की योजना बना रहे हैं। बड़ी अच्छी लिखी है, मतलब आप पढ़ने लायक है। अच्छा, उस किताब में कोई सनसनीखेज खुलासे तो नहीं है ना? सब हैं, सारे खुलासे हैं। सब है। अच्छा, लोग आप पे ये भी आरोप लगाते हैं हर बार कि ये वसुंधरा राजे के कारण इस बार कुछ लोगों से विरोध कर रहे हैं बीजेपी सरकार ने भी, वसुंधरा कि आपका वसुंधरा राजे से अभी बहुत अच्छे संबंध हैं वर्तमान में, इसलिए आप सरकार के खिलाफ हैं। कौन सी सरकार के खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ कुछ बार ये आंदोलन बीच में आप गए, 2-3 बार एसओजी में भी गए। ना ना ना, मैं तो न्याय दिलाने के लिए, मैं देखो वसुंधरा जी से भी मेरी कोई खिलाफत ना थी, न भैरव सिंह जी से थी। मेरे कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे वो बिना बात नाराज हो जाते हैं। हो सकता है भजन लाल जी भी हो गए हो, मेरे को मिले हुए बहुत दिन हो गए। अब मैं जब ये कहूँगा कि भाई ये आरएस के पेपर भी लीक हुए हैं, इनकी जांच कराओ, और उससे कोई मुखिया नाराज हो तो उसका इलाज मेरे पास है नहीं। जब मैंने कुछ मुद्दों को लेकर विधानसभा में बोला और फिर भैरव सिंह जी ने कहा कि इसमें वापस हो जाओ, तो मैं वापस नहीं हुआ, तो वो नाराज हो गए।
जब मैंने ये कहा आरक्षण के समय कि ये हिंसा, इसको रोको, हाथ बहुत जोड़ लिए और नहीं रुकी, राजस्थान में लोग भय के साए में जी रहे थे, वसुंधरा जी नाराज हो गई। तो मैं जो है, नाराज होने के उनके वैसे कारण हो सकते हैं, उनके विरोध में पार्टी या सत्ता विरोधी काम मेरा नहीं है। मैंने जब पिछले 5 साल में जो मुद्दे उठाए उनको मैं सरकार और मुख्यमंत्री की जानकारी में नहीं दूंगा, और तो ये मेरा कर्तव्य है भाई। मैं 5 साल सड़क पर रहा हूँ। इट्स माई ड्यूटी टू पुट इन द नॉलेज ऑफ दिस चीफ मिनिस्टर एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स। तो भजन लाल जी ये कहेंगे फिर मीडिया में क्यों देते हो, जनता के बीच में मुझ चुपचाप आके दे दिया करो। फिर वो जो असंतोष फैलेगा फिर आपके खिलाफ, पार्टी के, सरकार के खिलाफ भी। अब सरकार के पक्ष में कितना माहौल बनाएगा? हाँ, करोड़लाल जी लड़ रहे हैं, नहीं, सरकार और पेपर जो है बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। ये तालाब में मगरमच्छ घूम रहे हैं, कब पकड़ में आएंगे सर? अबे तो समय तो लगेगा ही, लेकिन पकड़